जय हिंद प्यारे साथियों। फाइनली आप लोग की इंतजार की घड़ियां जो है समाप्त हो चुकी है, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आरआरबी ग्रुप डी के लिए लेवल 1 पोस्ट की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं जारी कर दिया है। तो साथियों, कितने पोस्टों पर आप लोग को वैकेंसी जारी की गई है और इसमें सबसे जो बड़ी पॉइंट है कि आप लोग को आईटीआई वाले बच्चों को मौका दिया गया है या फिर नॉन आईटीआई वाले बच्चों को मौका दिया गया है। क्योंकि बीते कुछ समय से आप लोग को ये चर्चा काफ़ी सुनने को मिल रही होगी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बहुत सारे एजुकेशनल चैनल के माध्यम से, कि आईटीआई वाले बच्चे या तो नॉन आईटीआई वाले बच्चे किसको मौका दिया जाना चाहिए। तो इसके बारे में भी रेलवे डिपार्टमेंट ने पूरा क्लियर कर दिया है। तो हम लोग इस नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी आप लोग को प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। साथियों, अगर बात करें तो रेलवे डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे रेलवे ग्रुप डी के लिए लेवल 1 पोस्ट पर जो है नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, जिसको हम लोग डाउनलोड करके आप लोग को पूरी चीज़ें समझाने वाले हैं कि क्या आप लोग का सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 का भी एग्जाम करवाया जाएगा या फिर आपको आईटीआई वाले बच्चे या फिर नॉन आईटीआई वाले बच्चों को इसमें मौका दिया जाएगा, पोस्ट कितनी है और इसके बाद आप लोग का जो सिलेक्शन प्रोसेस है क्या रहने वाला है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस नोटिफिकेशन के माध्यम से देने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले इसके लिए आप लोग अगर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर लेंगे, जहाँ पे मैं इस नोटिफिकेशन को आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग भी इस नोटिफिकेशन को पढ़कर समझने की कोशिश कर सकें। अन्यथा अगर आप रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट से इसको जानकारी लेना चाहते हैं कि ये फेक न्यूज़ तो नहीं है, तो इसके लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट रांची के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग को इंपॉर्टेंट नोटिस में ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। हम लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं कि हम रेलवे डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड किए हैं। इसमें आप लोग को कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तरफ से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसमें डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन मतलब कि सीईएन के बारे में कहा गया है, जो कि 08/2024 के माध्यम से जारी किया गया है। तो साथियों, इसके बारे में हमने आपको पीछे भी बताया कि सीईएन नंबर 08/2024 के माध्यम से आपको लेवल 1 पोस्ट के लिए कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 1, और जो सीपीसी होने वाला वो 7th पे स्केल होने वाला है। इसके माध्यम से लेवल 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसका इंपॉर्टेंस जो जो नोटिफिकेशन में होने वाला है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करने वाले हैं। उसके बाद आप लोग देखेंगे, जब पहले ही पेज पे आप लोग आएंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, जिसको हम सीएन भी कहते हैं, 08/2024 के माध्यम से आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका लेवल 1 पोस्ट का कहीं ना कहीं वैकेंसी होने वाला है। जिसमें आपकी इंपॉर्टेंस डेट की बात कर ले अगर, तो सबसे पहला डेट जो है कि डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस, मतलब कि पहले जो नोटिफिकेशन का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो 28/12/2024 को जारी किया गया था। जिसके बाद से आप लोग को यूट्यूब और बहुत सारे सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं फाइटिंग देखने को मिला था, जिसमें आईटीआई वाले बच्चे और नॉन आईटीआई वाले बच्चे कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे। जिसमें आईटीआई वाले बच्चे आईटीआई की मांग कर रहे थे और नॉन आईटीआई वाले बच्चे नॉन आईटीआई की मांग कर रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे टीचर्स भी थे जो कि इस विरोध में शामिल थे, और उनका होना भी लाजमी था, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट ने लगातार 5 से 6 वर्षों तक अपने वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन को लगा कर रखा कि उन्हें केवल और केवल आईटीआई वाले बच्चे ही ग्रुप डी के लेवल 1 पोस्ट के लिए चाहिए। तो इन तरह से उनका मांग भी जायज़ था, लेकिन जिन जगहों पे लेवल 1 पे आईटीआई वालों की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप 10th के भी बच्चों को मौका दे सकते हैं। इस तरीके के मांग थे, लेकिन बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारा आप लोग को विरोध भी देखने को मिला, जिसके लिए अभी कोर्ट में सुनवाई भी आज के डेट में था, जिसकी बारे में भी हम आपको चर्चा करके बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जो नोटिफिकेशन के जरिए दिया गया है उसमें देखने की कोशिश करेंगे कि डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिस, मतलब कि ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया इसका डेट जो है वो 22/1/2025, मतलब कि कल के डेट में इसे जारी करना था, जबकि ये 21/1/2024 को कहीं ना कहीं जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो मतलब कि रेलवे डिपार्टमेंट इसमें कहीं ना कहीं तेजी की है और एक दिन पहले ही इस नोटिफिकेशन को आप लोग के लिए जारी कर दिया है। इसके बाद अगर बात करें तो इस फॉर्म को आप लोग कब से फिलअप कर सकते हैं, तो ओपनिंग डेट एंड टाइम जो बोला गया है वो 23/1/2025 से आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसकी क्लोजिंग डेट की बात कर ले तो 22/2/2025 को आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपका डेट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट, मतलब कि आप लोग अगर अपना फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं और पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको 2 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, जिसमें आप लोग 23
22/2/2025 से लेकर के 24/2/2025 के बीच में अपने इस फॉर्म के लिए एप्लीकेशन फ़ी को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद अगर किसी कारणवश आपके एप्लीकेशन में कुछ एरर हो जाता है, ठीक है? तो आप लोग उस एरर को भी सही कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अगर समय की बात कर लें, तो वो समय आप लोग को दिया जाएगा 25/2/2025 से लेकर के 6/3/2025 के बीच में। तो ये आप लोग को कहीं न कहीं 10 दिन का समय दिया जाएगा, जिसमें आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सही कर सकते हैं, मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। जिसके लिए आपको कुछ पैसे भी जमा करने होंगे, जो कि आप लोग को आगे बताया गया, जिसके बारे में हम आप आगे चर्चा करके दिखाने वाले हैं। इसके बाद आगे अगर बढ़ते हैं, के लिए हम बता दें कि आपको डिटेल ऑफ वैकेंसी एट अ ग्लैंस दिया गया है, जिसमें आपको बताने की कोशिश करें कि दिया गया है वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ द 7th सीपीसी, मतलब कि 7th पे स्केल के अनुसार लेवल 1 के लिए आप लोग को इनिशियल पे जो है 18,000 दिया गया है, जिसमें आपको मेडिकल स्टैंडर्ड जो है एनेक्स्चर ए में देखने को मिल जाएगा, जिसको हम आगे चलकर दिखाने वाले हैं। और एज की बात करें तो 18 से 36 साल रखा गया है, जिसमें फर्स्ट रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि 18 से 33 साल एज रखा गया है, जिसमें फर्स्ट रिलैक्सेशन कोविड-19 की वजह से आप लोग को 3 साल एक्स्ट्रा दिए गए हैं, जो कि सभी कैंडिडेट को मिलने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात कर लें, तो वो आपको कहीं न कहीं 32,438 पोस्टों पे कहीं न कहीं आपको वैकेंसी देखने को मिली है। मतलब कि जो आप लोग का न्यूज़ के माध्यम से वायरल हो रहा था कि 52,442 पोस्टों पे आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, ये कहीं न कहीं रेलवे डिपार्टमेंट ने फॉलो नहीं किया है। इन्होंने 32,438 सीटों पर ही कहीं न कहीं वैकेंसी जारी की है। इसके बाद आगे चलेंगे और आगे जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं हम लोग को रजिस्ट्रेशन के लिए या तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पॉइंट में देख सकते हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग को बताया गया है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, तो ये सारे पॉइंट्स में आप लोग को सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट ओनली ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी, मतलब कि रेलवे डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट को ही केवल विजिट करें। अनदर किसी भी वेबसाइट पे आप लोग विजिट ना करें, क्योंकि ये बहुत सारे फेक वेबसाइट भी आ चुके हैं, जिससे आप लोग को गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो कि आप लोगों ने देख भी लिया है कि बहुत सारे जगह पे आपको सीट के लिए 52,000 बताया जा रहे थे। इसको इन्होंने गलत किया है। फिर जाके इन्होंने एक और बताया कि आप लोग का एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है क्या 10th या तो आईटीआई होने वाली है। तो इन सब चीज़ों को भी इन्होंने क्लियर किया है। तो आगे इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि आप लोग जब भी अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिस पे आप लोग को ये सारी इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश करेंगे। या तो एक आपका मेल होना चाहिए, जो कि हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, जिस पे ये एसएमएस या तो ईमेल के माध्यम से आपके रिक्वायरमेंट प्रोसेस के जरिए जितने भी काम होने वाले, उसके सारे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकें। तो इन्होंने ये बात पहले ही कह दिया। एप्लीकेशन आर नॉट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली थ्राउट द लिंक ऑफ प्रोवाइडेड ऑफ आरआरबी वेबसाइट ओनली, मतलब कि ये केवल और केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन को ही क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ऑफलाइन से अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, या तो आरआरबी के किसी भी सेक्टर में जा करके अपना आवेदन करना चाहते हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होने वाला है। तो ये सब सारी चीज़ें इन्होंने पहले ही बता दिया है। उसके बाद एज लिमिट की बात कर ले, तो एज लिमिट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एज लिमिट जो है 1/1/2025 तक आप लोग का 18 से 36 होना चाहिए। जैसे कि हमने आपको बताया कि एज लिमिट जो है 18 से 36 साल वाले बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन ये जो एज का क्राइटेरिया आपको रखा गया है, वो 1/1/2025 के बीच में ही होना चाहिए। मतलब कि इससे बाद अगर आपका इतना एज होता है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होने वाला है। जबकि आपको एज रिलैक्सेशन भी दिए जाएंगे अगर आप कैटेगरी वाइज आते हैं। जैसे कि SC ST वाले बच्चों को कहीं ना कहीं 5 साल और OBC वाले बच्चों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो जिसके बारे में हम आपको आगे एनेक्स्चर में दिखाने वाले हैं, जिसके लिए आप लोग थोड़ा इंतजार करेंगे। नोटिफिकेशन को हम लोग पूरी तरह से समझने वाले हैं, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट ने बहुत सारी ऐसी फेक न्यूज़ थी, जिसको कहीं ना कहीं क्लियर कट बताने की कोशिश करी है और आप लोग के सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश की है। उसके बाद इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है एग्जामिनेशन प्रोसेस के लिए, कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बहुत सारे फेक न्यूज़ आप लोग को देखने को मिले थे, क्या CBT 1 होने वाला है, क्या CBT 2 होने वाला है। तो ये सारी चीज़ आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेज ऑफ एग्ज़ाम जो बताया गया है, केवल और केवल CBT, एक ही CBT को कंडक्ट कराया जाएगा रेलवे डिपार्टमेंट के माध्यम से। मतलब कि CBT 1 को भी इन्होंने क्या किया है, खारिज कर दिया है। CBT 2 नहीं होने वाला है, केवल और केवल CBT 1 का एग्जाम होगा। उसके बाद आप लोग का कहीं ना कहीं PET टेस्ट, मतलब कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लेने की बात कही गई है। ओके, उसके बाद आप लोग को कॉल लेटर जो होगा आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया जाएगा, जिसमें आप लोग अपने सिटी इंटीमिनेशन को, उसके बाद आपका एग्जाम डेट और कॉल लेटर को भी आप लोग डाउनलोड करेंगे, वो भी इनके ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब कि RRB के ऑफिशियल वेबसाइट से। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग फॉर PET के लिए कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, तो इन्होंने बताया है कि PET के लिए
केवल और केवल 3 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी, मतलब कि जितने वैकेंसी दिए गए हैं उसके 3 गुना बच्चों को कहीं पीईटी के लिए ये बुलाने वाले हैं। ओके, तो ये इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि शॉर्ट लिस्ट हम कितने बच्चों को करने वाले हैं। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पीईटी के बाद अगर बात कर ले तो आगे चलते हैं। निगेटिव मार्किंग के लिए इन्होंने बताया कि हम केवल और केवल 1/3 का निगेटिव रखने वाले हैं, ये आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में आप लोग को बताने की कोशिश करें, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग जो ज़रूरत की चीज़ होगी उसी को जानने की कोशिश करेंगे, उसी चीज़ पे डिस्कशन करेंगे, और जो ज़रूरत की चीज़ नहीं होगी उसको हम लोग कहीं न कहीं छोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन इन्होंने जारी की, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने क्लियर किया है, इसलिए बहुत लंबी आप लोग को कहीं न कहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वैकेंसी के लिए एनेक्सर ए और एनेक्सर बी को ही इन्होंने बताया है। इस तरीके से इन्होंने सारी बातों को क्लियर कट किया है। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट के लिए बताया गया है कि A2 का फिजिकल एफिशिएंसी जो होगा वो यहाँ पे आपको बताया गया है, जिसमें कि डिस्टेंस विजन जो होना चाहिए 6/9 और विदाउट ग्लासेस, मतलब कि आपको चश्मे नहीं लगे होने चाहिए। ये आपको मेडिकल फिटनेस के लिए सारी चीज़ें बताएगी। A2 A3 जितने भी आपको फिजिकल पीईटी के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो आपको बताए गए। अगर आप लोग को चश्मा लगता है तो आप लोग इसमें एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, और कुछ कुछ जगहों पे आप लोग को एलिजिबल रखा भी गया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और जिन बच्चों का विजुअल जो है अच्छा है उन्हें किसी बात का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद आपका जो नेशनलिटी होना चाहिए वो आपको बताया गया कि आप लोग इंडिया, नेपाल और भूटान से अगर हैं तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन अगर बाहरी देश के बच्चे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। उसके बाद एज लिमिट की बात कर ले, जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ है, जिसके लिए आप लोग को एक न्यूज़ के माध्यम से 18 से 26 बताया गया था, इसको इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि हम केवल और केवल कितने से कितने बच्चों को लेने वाले हैं। तो ये लेने वाले हैं 18 से 33 साल के बच्चों को कहीं ना कहीं लेने वाले लेवल 1 के लिए, वो भी किस में, तो नॉर्मल बच्चों के लिए, नॉर्मल कोर्स के लिए आप लोग को लेने वाले हैं। और अगर किसी बच्चे को अगर कैटेगरी वाइज आते हैं तो 18 से 36 साल तक वो बच्चे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात अगर कर लें तो SC ST वाले बच्चों को यहाँ पर दिया गया है 5 साल का एज रिलैक्सेशन, जबकि OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विस मैन वाले के लिए देख सकते हैं आप लोग अलग अलग तरीके से जिस कैटेगरी में आते हैं। अगर UR में आते हैं तो 3 साल का है, OBC में 6 साल का और SC ST में 8 साल का। इस तरीके से सारे सेग्रीगेशन इन्होंने दे रखे हैं। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं और आगे देखने के बाद हम लोग को पता चलता है कि आप लोग का जो एज का काउंटिंग है वो 18 से 36 जो रखा गया है वो 12/2/1989 से लेकर के आप लोग को UR होना चाहिए, और उसके बाद OBC में अगर है तो इतना से होना चाहिए, और SC ST वाले बच्चों को इतना से अगर जन्म पहले हुआ है तो वो फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, इसके बाद अगर फॉर्म जन्म हुआ है तो वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसके अलावा इनका जो ये बताया गया कि इसके बाद अगर जन्म हुआ है तो वो भी बच्चे इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, मतलब कि ये क्राइटेरिया रखा गया है कि इनके बीच में जन्म होने वाले बच्चों का ही फॉर्म एक्सेप्टेबल होने वाला है। ठीक है। उसके बाद अगर बात कर ले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि बहुत सारे बच्चों का डाउट बना हुआ था, और बहुत सारे ट्यूशन इंस्टीट्यूट, बहुत सारे एजुकेशनल चैनल पे आप लोग की इसकी फाइटिंग देखने को मिल रही थी कि क्या ITI वाले बच्चों को मौका दिया जाएगा, क्या नॉन ITI वाले बच्चों को भी मौका दिया जाएगा। तो ये सारी बातें थी जिसके बारे में इन्होंने क्लियर बताने की कोशिश करी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, प्लीज सी एनेक्सर A फॉर द प्रिसाइड क्वालिफिकेशन फॉर द ईच पोस्ट, मतलब कि आपको एनेक्सर A देखना है। अगर एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ी में आपको बोला गया है कि 500 रुपये लगने वाले हैं। किसको? तो UR वाले बच्चे और OBC वाले बच्चे या तो EWS वाले बच्चे, ठीक है, उनको 500 रुपये लगने वाले हैं, जिसमें 400 रुपये आपका रिफंडेबल होगा जब आप एग्जाम में बैठते हैं। ठीक है, अगर आप लोग CBT का एग्जाम देते हैं तो आप लोग का 400 रुपये वापस होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या बोला गया, 500 एन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेबल ड्यू टू कोर्स डिकेटिंग बैक द चार्ज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ CBT, मतलब कि CBT में बैठते हैं तो आप लोग का 400 रुपये वापस कर दिया जाएगा। जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए, SC ST वाले कैंडिडेट के लिए आप लोग को कहीं ना कहीं 250 रुपये रखा गया है, जिसमें से 250 का 250 आप लोग को वापस दे दिया जाएगा। ये इन्होंने पहले ही बता दिया। ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ी, ये कैसे पेमेंट कर सकते हैं, ये सारी जानकारी इन्होंने यहाँ पर रखी है, तो आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। ओके। इसके बाद आप लोग को बोले तो किसी भी प्रकार का अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो इस मेल पे क्वेरी कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको दिखाने की कोशिश करें कि आप लोगों को कितने CBT से गुजरने होंगे, कैसे आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है, तो ये दिखाने के लिए हम अगर नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाएं
तो आप लोग का रिक्वायरमेंट प्रोसेस में इम्पोर्टेंट जो है, आप लोग का सबसे पहले सीबीटी होगा, मतलब कि सीबीटी 1 ही होने वाला है, मतलब कि कितना होने वाला है, सीबीटी 1 ही होगा जिसमें से आपको सिलेक्शन मिलेगी। उसके बाद आपका पीईटी होने वाला है, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आप लोगों को कहीं न कहीं सिलेक्शन मिलने वाला है। अगर इसके बाद अगर बात करें तो सीबीटी 1 के बाद अगर आप लोग को पीईटी के लिए करें, तो पीईटी के लिए इन्होंने पहले बता दिया है कि हम केवल और केवल 3 टाइम बच्चे को ही कहीं न कहीं मौका देने वाले हैं, मतलब कि 1 सीट पर 3 बच्चे को ही पीईटी के लिए सिलेक्शन मिलने वाला है। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कि सीबीटी के लिए जो आपका सिलेबस होने वाला है, क्या होने वाला है, तो यहाँ पे बोला गया कि 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल रीजनिंग जो होने वाला है वो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। इस हिसाब से आपको 100 क्वेश्चन 90 मिनट में सॉल्व करने होंगे। तो ये आपका कहीं न कहीं सीबीटी का शेड्यूल है, और पीईटी में 1/3 बच्चे ही सिलेक्शन होकर लाने वाले हैं। और आप लोग का नेगेटिव मार्क जो होने वाला है वो नेगेटिव मार्क 1/3 का होने वाला है, जो कि आप लोग को सीबीटी में देखने को मिलने वाला है। ठीक है? उसके बाद आप लोग को यहाँ पे पूरे सिलेबस दिए गए हैं। उसके बाद अगर बात करें पीईटी में कैसे आपको सिलेक्शन मिलने वाला है, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 35 केजी वेट को आपको कैरी करना होगा 100 मीटर्स के लिए 2 मिनट में। उसके बाद फीमेल के लिए 20 केजी को कैरी करना होगा, वो भी 2 मिनट में 100 मीटर के लिए। और आप लोग के लिए अगर सेग्रीगेशन की बात करें, तो यहाँ पे एक्स सर्विस में प्रेग्नेंट फीमेल जो होंगे उनके लिए भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, जिसको आप लोग रीड कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद हम लोग अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको हम बताने की कोशिश करेंगे कि एनेक्स्चर 1 में जो आप लोग का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि ये सारे जोन्स दिए गए हैं, जिसमें आप लोग को कितने सीट कहाँ पे दिए गए हैं, ये सारी बातें किस किस वेबसाइट पे आप लोग को दिखाए गए हैं, ये सारी जानकारी आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। अब हम लोग एनेक्स्चर 1 की ओर चलेंगे, जहाँ पे आप लोग को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो हम लोग एनेक्स्चर 1 को देख लेते हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोग हमारे हाथों में देख सकते हैं कि ये एनेक्स्चर 1 में आप लोग को सेग्रीगेशन दिया हुआ है कि किस सीट पे कितने वैकेंसी है और कहाँ पे किस जोन में आप लोग को वैकेंसी देखने को मिलने वाला है। उसमें अगर आप लोग की एज की बात करें तो 18 से 36 साल रखा गया, जो कि आपको हमने पीछे भी बताया। लेकिन हम यहाँ पर मिनिमल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को दिखाने के लिए आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 10th पास और आईटीआई इक्विवेलेंट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, मतलब कि एनएससी वाले, मतलब कि अप्रेंटिस वाले बच्चों को भी मौका दिया गया है। इस तरह से अगर बात कर ले तो यहाँ पे 10th वाले बच्चे भी इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आईटीआई वाले बच्चे भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, और अप्रेंटिस वाले बच्चे भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। मतलब कि कहीं न कहीं 10th वाले बच्चों के बेसिस पे ही इस फॉर्म को निकाला गया है, और आईटीआई वाले बच्चों के साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी कही जा सकती है, क्योंकि इन्होंने 5 सालों तक एक नोटिफ़िकेशन लगा कर रखा कि हम आपको कहीं न कहीं आईटीआई लेने वाले हैं। आगे की पोस्ट पर अगर देखने की बात करेंगे तो आगे की पोस्ट पे भी आप देख सकते हैं 10th पास और आईटीआई को इक्विवेलेंट माना गया है, और उसके बाद आप लोग अप्रेंटिस वाले बच्चों को भी यहाँ पे सीट देखने को मिला है। बाकी सेग्रीगेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, किस पोस्ट में कितने वैकेंसी दिए गए हैं, किस जगह पे कितने सीट है, ये सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे, और आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी कहीं न कहीं आप लोग को प्रोवाइड करी गई है रेलवे ग्रुप डी के माध्यम से। इसी नोटिफ़िकेशन के साथ आप लोग के साथ जुड़े थे, जिसमें कि आईटीआई और नॉन आईटीआई वाले कि जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आप लोग को कहीं न कहीं फाइट देखने को मिल रहा था, वो सारी प्रॉब्लम को इन्होंने सॉल्व कर दिया है। इन्होंने बता दिया कि केवल और केवल 10th वाले बच्चे और आईटीआई वाले बच्चे, अप्रेंटिस वाले बच्चे, सभी बच्चे जो हैं इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आईटीआई वाले बच्चों के साथ कहीं न कहीं बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, तो ऐसा रेलवे को नहीं करना चाहिए था। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन आप लोग के लिए फुल नोटिफ़िकेशन रेलवे डिपार्टमेंट ने अपने नोटिफ़िकेशन सेक्शन में जारी कर दिया है, अपने डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया है। तो आप लोग इस नोटिफ़िकेशन को देख सकते हैं। हमने आपको ये समझाने की कोशिश करी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, और आप लोग का कैसे सिलेक्शन होने वाला है, मतलब कि पीईटी कैसे होने वाला, सीबीटी कब होने वाला है, कितने सीबीटी होने वाले, सारे जानकारी को हमने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। आशा करते हैं कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देंगे, और हमारे साथ प्यार बनाए रखेंगे। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या इन्होंने सही करा है आईटीआई और नॉन आईटीआई को हटा करके। तो इस तरीके से इन्होंने नोटिफिकेशन को जारी कर दिया। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।